जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की यह कविता हर एक भारतीय के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति प्यार जगाने वाली, प्रेम का उद्गार करने वाली मानी जाती है। और जहाँ पर राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो राष्ट्र के नाम से ही हमारे सामने, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारे तिरंगे की छवि सामने आती है। और जहाँ पर तिरंगे की छवि हमारे सामने, हमारे मन में आती है, वहीं पर एक अजब सा जोश हर एक भारतीय के अंदर मन में उमड़ पड़ता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी तिरंगे के ऊपर करेंगे, जिसके साए में हम सब केवल और केवल भारतीय बनते हैं। यहाँ पर हमारे सारे भेदभाव, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी जात पात, सब ऊंच नीच का भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त होकर सिर्फ़ और सिर्फ हमको एक भारतीय होने की पहचान दिलाता है। और जैसा कि आप वर्तमान में देख भी रहे हैं, पूरे देश में आने वाले इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कड़ी में हर घर तिरंगा एक अभियान चला हुआ है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जानते हैं? सिर्फ तिरंगे का चित्र देख लेते हैं, तिरंगे को फहरा लेते हैं। लेकिन क्या हमको तिरंगे की जो यात्रा है, जो दर्द भरी दास्तान है, क्या उसके बारे में हमको पता है? इस तिरंगे ने तिरंगा बनने के लिए कितने दर्द सहे हैं, क्या किसी को पता है? जब तिरंगे के विषय में हम चिंतन करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में पैदा होते हैं कि इस झंडे को, हमारे राष्ट्रध्वज को आखिर तिरंगा क्यों कहते हैं? जो तिरंगा झंडा है, इसका अनुपात क्या है? तिरंगे झंडे के किस रंग का क्या अर्थ है? भारत में सबसे पहले झंडा कब फहराया गया? तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को किसने स्थापित करवाया? और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नियमों को आखिर लागू कौन करता है? भारत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो झंडे थे वो कब और किसने फहराए? आखिर अब तक हमारा देश कुल कितने झंडों को, कितने ध्वज को देख चुका है? क्योंकि हमारा तिरंगा ऐसे ही तिरंगा नहीं बना, कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा तिरंगे के इन रंगों को चित्रित करने का। हमारा देश इस तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने के लिए कितनी दास्तां देख चुका है, कितने दर्द भरे दृश्य देख चुका है। तो आज उन सब पर चर्चा करते हैं। आइए। क्या आप जानते हैं हमारे देश का, भारतवर्ष का जो सबसे पहला झंडा था, गुलामी के समय की बात हम कर रहे हैं, ज़्यादा पुराने नहीं। और हम सब जानते हैं हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहा है। तो तिरंगे झंडे का तिरंगा बनना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता की कल्पना करना भी उस दौर में बहुत ही मुश्किल था। तो सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश पर कैसा झंडा लागू किया वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने
1801 में हमारे झंडे का इस तरह से डिज़ाइन किया जो कि हमारी पहचान को खो देने वाला था। यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी अपने झंडों को कई बार बदला। सबसे पहले 1801 में इस तरह का झंडा ब्रिटिश हुकूमत ने अपनाया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारत का झंडा हुआ वो कुछ इस तरह का रहा, और इसके साथ ही जो नौसेना थी हमारी उस समय में, तो उनके लिए कुछ अलग तरह का झंडा था। यहाँ पर हमारी ब्लू स्टार इंडिया के साथ नौसेना ध्वज के रूप में कुछ इस तरह का झंडा प्रयोग किया जाता था। इसके बाद सन 1921 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अपने झंडे की बात की, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर भारत की स्वतंत्रता में हर एक दल का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का, हर एक संप्रदाय का एक अद्भुत योगदान था। सभी का वहाँ पर सम्मान था, सभी एक थे। और मैं एक विशेष पॉइंट यहाँ पर रख देना चाहता हूँ, जब तक भारतीय एक थे तभी हमें स्वतंत्रता मिल पाई है, और जब तक हम एक बन के रहेंगे तब तक ही हम स्वतंत्र रहेंगे। जितना ज़्यादा हमारे अंदर बिखराव होता रहेगा, हमारी स्वतंत्रता उतनी ही खतरे को अनुभव करती रहेगी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ और सिर्फ इसी नीति का सहारा लिया था, फूट डालो और राज करो। उन्होंने हमारे को अलग अलग संप्रदायों में, जाति में, वर्गों में इत्यादि रूप से विभाजन किया। पहले उन्होंने हमको डिवाइड किया, बांट दिया अच्छी प्रकार से, एक दूसरे के दिलों में हमारे नफ़रत पैदा की, और उनके लिए राज करना आसान हो गया। तो चलिए ये बाद की बातें हैं। तो 1921 में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले झंडे की बात की, और वह झंडा किस तरह का था और उस झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। उस झंडे का डिज़ाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया, जिसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी डिज़ाइन तैयार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 1921 में भी एक झंडे का डिज़ाइन तैयार किया। वो कैसा था? 1921 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर पिंगली वेंकैया जी ने हमारे झंडे का कुछ इस तरह से डिज़ाइन तैयार किया। तो यह भी काफ़ी अच्छा ध्वज है हमारा, जो कि प्रथम रूप से हमें भारतीय होने का एहसास दिलाता है। क्योंकि तभी तक जो झंडे थे वो ब्रिटिश हुकूमत के थे, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई कि भारत का अपना एक अलग झंडा हो। उसके बाद 1931 में कांग्रेस के द्वारा स्वराज ध्वज को अपनाया गया, यानी कि अपना राज, जहाँ पर स्वतंत्रता की ललक इतनी बढ़ गई थी कि अब स्वराज ही होना चाहिए। यद्यपि ये प्रयास बहुत समय पहले से चले हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक और ललक, एक नए झंडे की ललक आई सामने। वहाँ पर एक और डिज़ाइन आया झंडे का। 1931 में कांग्रेस के द्वारा स्वराज ध्वज का स्वीकरण हुआ। इस प्रकार से यह हमारा स्वदेशी रूप से अगर माना जाए तो दूसरा झंडा था। और इसके बाद भी एक और ध्वज हुआ, वो भी अद्भुत था, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह देखिए कितना सुंदर
ध्वज है। इसके अंदर सितारे हैं, ऊपर फूल हैं, बीच में वंदे मातरम है, एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ चंद्र है। अद्भुत, बहुत ही सुंदर ध्वज। और अब कौन सा झंडा कहाँ पर किसने फहराया उसके बारे में और आपको बता देते हैं। अब ये जो ध्वज था, ये उस समय भारतीयों के मन को इतना छू गया था, इसको फहराने की जो चाह थी वो इतनी ज़्यादा थी। और कहाँ पर किसने फहराया इस झंडे को, इसी झंडे की बात हम कर रहे हैं जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। सबसे पहले 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी एक भगिनी निवेदिता, उनके द्वारा बनाया गया था। 1904 में बनाया गया था पहला चित्रित ध्वज, उन्होंने स्वयं बनाया। और अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक पर, जो कि कलकत्ता के अंदर है, वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, उन्होंने बहन निवेदिता ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया था। कब? 1906 में। उन्होंने बताया था कि ऊपर जो 8 चित्र हैं वो 8 कमल हैं। ये 8 कमल के फूल माने थे। और नीले की नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए थे, बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। तो सबसे पहले इस झंडे को 1906 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कोलकाता में फहराया। इसके बाद उन्होंने, देखिए सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, सबकी अलग अलग समझ है। भगिनी निवेदिता ने इनको कमल बताया था। इसके बाद इसी झंडे को दूसरी बार पेरिस के अंदर, भारत से बाहर पेरिस में 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया। अब निर्वासित का मतलब क्या होता है? पहले जो भी अंग्रेज़ों का विरोध करता था, अंग्रेज़ उनको देश निकाला दे देते थे, देश से निकाल देते थे। तो उन्होंने पहली बार विदेश में जाकर अगर कोई भारतीय झंडा फहराया तो मैडम कामा ने 1907 में फहराया। कुछ लोग इसको 1905 में भी मानते हैं। भगिनी निवेदिता से पहले भी कुछ लोग बता देते हैं, और कुछ जगह पर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1907 में भी लिखा आता है। कुल मिलाकर ये झंडा पहला था जिसको विदेश में फहराया गया। और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग किया था। उन्होंने जो चित्र बनाए थे, उन्होंने एक कमल का फूल माना था, एक को कमल का फूल माना था और 7 को सप्तऋषि माना था। मैडम कामा ने जो इसकी अवधारणाएं की कि एक कमल का फूल था और सारे 7 सप्तऋषि माने थे, बाकी वंदे मातरम और सूर्य चंद्र ये ऐसे ही। लेकिन वो उनके मानने की बात थी। मैडम कामा ने इस तरह से माना और वहाँ पर बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में अपना झंडा वहाँ पर प्रदर्शित किया। बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया। इसके बाद इस झंडे को और कहाँ फहराया? 1917 में भारतीय राजनैतिक संघर्ष में एक निश्चित मोड़ आ गया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जो घरेलू शासन के दौरान जो आंदोलन वो करते थे, जो धरना प्रदर्शन आज का कहते हैं, उन धरने प्रदर्शनों में, उन आंदोलनों में 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने झंडा फहराया था। लेकिन वो झंडा कुछ अलग था।
उस झंडे में 5 लाल पट्टियां थी और 4 हरी थी। थोड़ा सा उसका डिज़ाइन अलग था, यह नहीं था वह थोड़ा अलग था। 5 उसमें लाल पट्टी थी और 4 हरे रंग की पट्टी थी, और उस पर 7 सितारे बने हुए थे, उनको सप्तऋषि कहा गया था। और उनके एक कोने में आधा चंद्रमा और एक स्टार भी था, यानी कि ये डिज़ाइन भी उनके झंडे में था। और लेकिन उसमें पट्टी ज़्यादा थी, 5 लाल थी और 4 हरी थी। तो 1917 में फहराया गया था वो, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद आंध्र प्रदेश के एक युवक, जिसका नाम हम पहले ही बता चुके हैं, पिंगली वेंकैया जी ने एक और झंडा बनाया। चौथा चित्र उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। उसमें केवल 2 रंग उन्होंने दिए, बस लाल और हरा। लेकिन महात्मा गांधी जी को वह रंग पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि केवल 2 रंग ठीक नहीं है, इसमें आप एक सफ़ेद रंग और शामिल कीजिए। और महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया कि इनके बीच में एक सफ़ेद पट्टी को लगाइए, और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए आप एक चरखे का चित्र भी इनके अंदर लगाइए। तो वहाँ पर हम जैसे पहले आपको दिखा चुके हैं, चरखे के चित्र वाले भी 2 झंडे हमारे देश में अपनाए गए। और इतने झंडे देखने के बाद आखिरकार साल 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिवस आया। तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ, और इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चरखे को स्थानांतरित करके वहाँ पर चक्र स्थापित किया गया। और अब हम इस तिरंगे झंडे का महत्व जानते हैं, इसका परिचय जानते हैं। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान की जो सभा हुई, उस सभा में वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया उस सभा के अंदर। और स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व सेम टू सेम बना रहा। सिर्फ एक परिवर्तन वहाँ पर किया गया था, हमारे राष्ट्रध्वज में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दे दिया गया था। और आखिरकार यह तिरंगा ध्वज स्वतंत्र भारत का भी तिरंगा ध्वज बन गया। अब इसमें सबसे ऊपर जो रंग है वो केसरिया रंग है। अब केसरिया रंग क्यों है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ऐसे ही कोई राष्ट्रध्वज नहीं बनाया जाता, उसके पीछे बहुत सी बातें छिपी होती है, बहुत से कारण होते हैं, बहुत से प्रतीक उस पर छिपे होते हैं। तो यहाँ केसरिया जो रंग है ये हमारे देश की शक्ति और वीरता को दर्शाता है कि हमारा देश शुरू से ही शूरवीरों का, साहसी व्यक्तियों का देश रहा है। इसलिए सबसे ऊंचा स्थान शक्ति का रखा, साहस का रखा, कि हमारा देश शक्ति और साहस के मामले में किसी से पीछे नहीं है, सबसे ऊपर है। शक्ति और साहस, केसरिया रंग। और बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की है। सफ़ेद रंग का सीधा संबंध शांति और सत्य के साथ जोड़ा गया कि हमारा देश शांति प्रिय देश है।
यद्यपि हम साहसी हैं, हमारे अंदर शूरवीरता है, हमारा देश शूरवीरों की जन्मस्थली है, शूरवीरों से भरा पड़ा है। अनेक शूरवीर हमारे देश में पैदा हुए, अनेक शूरवीर हमारी रक्षा कर रहे हैं वर्तमान में भी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, और अनेक शूरवीर इस धरती पर पैदा भी होते रहेंगे। लेकिन हमारी शक्ति और साहस का हम कभी भी युद्ध के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इनसे संपन्न हैं, लेकिन हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, तो इसलिए सफ़ेद रंग को जोड़ा गया। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक यहाँ पर माना गया। और इसके बाद चक्र की बारी आती है। सफ़ेद पट्टी पर बना हुआ इस नीले रंग का चक्र, अब इसके अंदर 24 तिल्ली है। यहाँ पर क्या अर्थ इस चक्र का लगाया है, क्यों 24 तिल्लियाँ मानी हैं? यहाँ पर 24 तिल्लियों का मतलब 24 घंटे हैं, दिन और रात। और चक्र का मतलब होता है प्रगति। चक्र का सीधा संबंध है चलने से, अर्थात हमारा देश दिन रात 24 घंटे प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। हमारा देश ना कभी रुका था, ना कभी रुकेगा। तो यहाँ पर चक्र को स्थापित कर दिया कि हम निरंतर गतिशील रहेंगे। यहाँ पर चक्र का एक अपने आप ही एक अद्भुत यहाँ पर अर्थ स्थापित किया। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात हम और आपको बता देते हैं। इस चक्र को स्थापित किसने करवाया था तिरंगे झंडे में? पिंगली वेंकैया जी ने तो झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था, लेकिन चक्र की जो सलाह देने वाले थे वो कौन थे, उनका भी आपको पता होना चाहिए। वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी की सलाह पर ही इस राष्ट्रध्वज में चक्र का निशान विराजमान किया गया। हमारा जो राष्ट्रध्वज का जो चक्र है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के जो शेर हैं, अशोक स्तंभ के जो शेर हैं, उनके शीर्ष फलक में दिखने वाले चक्र की तरह है। जो शेरों के नीचे जो चक्र है, सारनाथ के अशोक जी का जो स्तंभ है, वहाँ से इसको ग्रहण किया गया। इसके बाद सबसे नीचे आता है हरा रंग। हरा रंग जो है, हरे रंग को यहाँ शुभ माना गया है। विकास और धरती के उपजाऊपन को यहाँ पर दर्शाया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के मामले में भी भारत विश्व में कई उत्पादों में नंबर 1 पे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ धरती की उर्वरता से, जहाँ धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा देश है मेरा। तो यहाँ की धरती अद्भुत है। उर्वरता के साथ हरे रंग को जोड़ा गया। समृद्धि और विकास को, भारत की एकता और शांति को ये 3 रंग अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब इस झंडे का अनुपात क्या है, लंबाई चौड़ाई? जो इसकी सही रूप से लंबाई चौड़ाई मानी गई है वो 3:2 की मानी गई है। 3:2 की मानी गई है। राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार झंडा जो है वो खादी में ही बनाना चाहिए, खादी के कपड़े से ही। महात्मा गांधी जी ने खादी को एक राष्ट्र लेवल पर पहचान दिलाई। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा प्रदर्शन और प्रयोग पर नियंत्रण किया गया है, अर्थात हमको कहाँ फहराना है, कैसे फहराना है, क्या नियम हैं झंडे के, वो सारा निर्धारित किया है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब इस झंडे का निर्माण था उस समय
दो व्यक्तियों ने झंडे के ऊपर चर्चा की थी। इसके रंग और ये जो भी इसके प्रतीक हैं, कौन सा रंग किस चीज़ का है। एक तो हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हैं, जिनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। एक शिक्षक ही किसी चीज़ का अर्थ बता सकता है। अच्छा ज्ञान जो है, ज्ञान से संबंध किसी चीज़ का जोड़ सकता है। और डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की सलाह तो थी ही, और इनके अर्थों का जो व्याख्यान किया कि भाई कौन सा रंग किस चीज़ का प्रतीक हम मानेंगे, तो वो सारा हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी व्याख्या करके हमारे देश के लिए इतना ज्ञान यहाँ पर हमको अवबोधित करवाया। सबसे पहले 1951 में जो भारतीय मानक ब्यूरो है, उन्होंने राष्ट्रध्वज के कुछ नियम तय किए थे। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। खादी से बना हुआ झंडा प्रयोग करने की वहाँ पर सलाह दी गई, निर्देश दिया गया। अच्छे प्रकार से झंडा बनने के बाद टेस्ट भी करना चाहिए, यानी कि सिलाई में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। खादी से केवल कपास, रेशम या ऊन का भी प्रयोग करके झंडे को बनाया जा सकता है। बीच का अशोक चक्र जो है वो गहरा होना चाहिए, वो लाइट नहीं होना चाहिए। यह भी हमारे झंडे का नियम है। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह निर्देश दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र है उसका रंग गहरा होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रध्वज के नियमों के बारे में समय समय पर संशोधन भी होता आया है। 1950 के बाद 1951 में, 1951 के बाद 1964 में, 1964 के बाद 1968 में भी नियमों में संशोधन हुआ और हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर अच्छे नियम लागू किए गए। अगर झंडे का किसी प्रकार का कोई भी दोष कोई व्यक्ति लेता है अपने ऊपर, इसका अपमान करता है, तो उस व्यक्ति को इसके लिए सख्त से सख्त जेल की सज़ा और साथ में जुर्माना, यह सब हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 4 करोड़ झंडे बिक जाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष में 4.5 करोड़ झंडे वो भारत में बिक जाते हैं, जो कि अगर हम वैसे मानकर चलें तो यह काफ़ी कम है, क्योंकि भारत बहुत ही विशाल देश है और 4.5 करोड़ की संख्या बहुत कम है। हम आशा करते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो, हर दिल में तिरंगा हो। पहले राष्ट्रीय ध्वज को केवल हमारे जो राष्ट्रीय पर्व थे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन पर ही फहराया जाता था। लेकिन समय समय पर हुए संशोधनों के अनुसार 26 जनवरी 2002 को भी ध्वज संहिता में संशोधन हुआ और स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, अपनी फैक्ट्रियों में इत्यादि जितने भी संस्थान हैं, केवल राष्ट्रीय दिवसों पर ही नहीं बल्कि किसी भी दिन किसी भी रुकावट के बिना भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति मिल गई। तो जब सबको सब जगह अपने घरों में, संस्थानों में अनुमति मिली, तो वह दिन था 26 जनवरी 2002।
2। लेकिन उस समय भी जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो सम्मान की शर्तें हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। उनमें हम किसी प्रकार का उल्लंघन ना हमको करना चाहिए और ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि तिरंगे के सम्मान में कोई भी कमी हम आने नहीं देंगे। ऐसा निर्देश भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ध्वज संहिता के द्वारा अपने संशोधन में किया गया। जब 2002 में 26 जनवरी को संशोधन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की शपथ भी विद्यालयों में, खेल परिसरों में, स्काउट इत्यादि के शिविरों में सर्वत्र पहले शपथ दिलवाई गई थी। शपथ दिलवाने के बाद ही उसमें वो संशोधन लागू हो गया था। हमारे राष्ट्रीय झंडे को किसी भी सांप्रदायिक लाभ के लिए, किसी भी लाभ को लेने के लिए पर्दे पर या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस राष्ट्रीय ध्वज को किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए अपने पर्दे पर या वस्त्रों पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्र ध्वज को किसी भी गलत मंशा से भूमि पर, फर्श पर या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, गलत मंशा से, किसी गलत टारगेट को लेकर, गलत उद्देश्य को लेकर हमारे झंडे को हम भूमि पर, फर्श पर या पानी से स्पर्श नहीं करा सकते। ठीक है। इसके बाद झंडे को किसी भी वाहन के पीछे लपेटा नहीं जा सकता। रेल, किश्ती, वायुयान इत्यादि, कहीं भी वायुयान को किसी भी वाहन के पीछे लपेटा नहीं जाएगा। यह दूसरा नियम। और दूसरी बात, जिस स्थान पर राष्ट्र का ध्वज लगा हो, हमारा जो तिरंगा झंडा लगा हो, उसी स्थान पर दूसरा आप कोई भी झंडा तिरंगे झंडे से ऊपर नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट नियम है, क्योंकि हमारी अपनी पसंद हो सकती है। हम चाहें अपने भावानुसार, अपनी श्रद्धानुसार, जिसकी हम मान्यता रखते हैं, हम भले ही झंडा रखें, लेकिन कोई भी झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं हो सकता। और विशेष रूप से एक स्थान पर, किसी भी एक स्थान पर अगर आपको एक से ज़्यादा झंडे लगाने हैं तो वहाँ पर अगर आपने तिरंगा लगाया हुआ है तो दूसरे झंडों को आप तिरंगे से नीचे ही रखेंगे। दूसरी बात, तिरंगे झंडे को कभी भी आप डेकोरेट के लिए, यानी कि डेकोरेशन के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप तिरंगे झंडे का कभी फूल नहीं बना सकते। तिरंगे झंडे की कभी आप बंधनवार नहीं बना सकते, जो दरवाजे पर जो टांगने वाली होती है बंधनवार। इस तरह से आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक विशेष खबर और आपको दे देते हैं। साल 2002 से पहले भारत की आम जनता केवल राष्ट्रीय त्योहारों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे, लेकिन 2002 में हमारे भारत के ही एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की। भाई, हम केवल हमारे देश का झंडा और हम केवल राष्ट्रीय पर्व पर ही क्यों फहराएं? बाकी जो 363 दिन है वो कहाँ गए? क्या केवल 2 ही दिन रह गए? ऐसा नहीं। और इससे पहले नवीन जिंदल जी ने कार्य क्या किया था, वो जानबूझ के किया था। उनका जो भी ऑफिस है, नवीन जिंदल जी का जो ऑफिस है, उन्होंने अपने ऑफिस पर, अपने इमारत पर झंडा फहराया बिना किसी राष्ट्रीय पर्व के। लेकिन नियम सख्त है,
और नियमों का पालन करना हर एक भारतीय के लिए आवश्यक है। तो नवीन जिंदल ने जो झंडा फहराया था उस झंडे को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई। लेकिन जिंदल जी ने इसके अपोजिट दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी और उन्होंने बहस की कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को मर्यादा के साथ और सम्मान के साथ झंडा फहराना चाहता हूँ। ये झंडा फहराना मेरा अधिकार है, आप मेरे अधिकार से मुझको वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फहरा रहा हूँ, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। तो तब जाकर जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसमें संशोधन हुआ और भारतीय कानून के अनुसार झंडे को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। और तब जाकर 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रूप में पहनने की अनुमति भी दे दी कि जहाँ पर हम कहीं खेल इत्यादि में खिलाड़ी जाते हैं तो वहाँ पर पोशाक के रूप में भी झंडे को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक रूल लागू कर दिया कि आप तिरंगे झंडे को पोशाक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे नहीं। कमर से नीचे आप तिरंगे झंडे को पोशाक के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते। अब यह नहीं कि आपने तिरंगे झंडे का कपड़ा मतलब अपनी पोशाक बना ली, अपने शरीर पर लपेट लिया तो उसको आप कमर से नीचे नहीं, यहाँ पर कमर से नीचे कमर से नीचे तिरंगे झंडे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। दूसरा, आप राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप राष्ट्रीय ध्वज को रुमाल के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते, आप राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा नहीं कर सकते, अर्थात हरा रंग नीचे रहना चाहिए, हरे रंग को ऊपर नहीं कर सकते, केसरिए को नीचे नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, तिरंगे झंडे के अंदर फूलों की पंखुड़ियों को छोड़कर दूसरी कोई भी चीज़ हम नहीं रख सकते। ये नहीं कि हमने कोई भी सामान लिया और तिरंगे में लपेट लिया, तिरंगे में दबा कर रख लिया, नहीं। अगर आप तिरंगे झंडे के अंदर कुछ रख सकते हैं तो सिर्फ फूल की पंखुड़ियाँ ही आप रख सकते हैं, अन्य किसी प्रकार का कोई सामान आप तिरंगे में लपेट कर नहीं रख सकते। तो ये हमारे मुख्य नियम है जिसका हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को, हर एक छात्र को, हर एक भारतवासी को ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी बात, तिरंगे झंडे को फहराने के बाद सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद तिरंगे झंडे को उतार देना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। सरकारी इमारतों पर झंडे को रात के समय भी फहराया जा सकता है। और तिरंगे झंडे को जो हम घुमाते हैं, जो खेल वगैरह में आप देखते हैं खिलाड़ी लेकर दौड़ते हैं तिरंगे को, उसके लिए भी एक नियम लागू है। तिरंगे झंडे को 10 डिग्री से ज़्यादा घुमाया नहीं जा सकता। अब ये नहीं कि आप उसको 60 डिग्री पर झुका दोगे, घुमाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसकी बेइज्जती कर दोगे, नहीं। 10 डिग्री यानी कि जो सीधा झंडा आप रखते हो, बिल्कुल सीधा, आप 10 डिग्री का कोण देख लो, 10 डिग्री का जितना कोण होता है उससे ज़्यादा आप तिरंगे झंडे को नीचे नहीं ला सकते, ठीक है। और तिरंगे झंडे को यदि आप 10 डिग्री से नीचे लाते हैं तो यह एक तिरंगे झंडे का अपमान माना जाता है। तिरंगे झंडे का रख रखाव, इसकी साफ़ सफाई हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, राष्ट्र का अपमान करने वाला कार्य तिरंगे झंडे के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर बताई है, तिरंगे झंडे का प्रयोग हम किसी भी सामान को ढकने के लिए नहीं कर सकते। अब हमारा कोई सामान बिखरा पड़ा है और उस सामान को ढकने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है,
तो ये नहीं कि हमारे पास तिरंगा है और उस सामान को हम तिरंगे झंडे के साथ ढक देंगे, नहीं। किसी भी हम सामान को तिरंगे झंडे के साथ नहीं ढक सकते, चाहे वो मेज़ हो, मंच हो, भवन हो या कोई भी सामान हो। तिरंगा झंडा झंडा है, ये कोई वैसे कपड़ा नहीं है कि इसको आप लेंगे और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग करने लग जाएंगे। तो ये मुख्य नियम है, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। और जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, जो अपने कार्यों से राष्ट्र का अपमान करता है, हमको उनको भी समझाना चाहिए और उन व्यक्तियों को भी ऐसा करने से हमें रोकना चाहिए। और जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात आती है, तो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय झंडे फहराए जा रहे हों, तो वहाँ पर किसी भी देश के झंडे को भारत के झंडे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि किसी देश का झंडा भारत के झंडे से बड़ा है, तो वहाँ भी भारतीय झंडे का अपमान माना जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी झंडों को बराबर के लेवल का बनाया जाता है। आप टीवी इत्यादि न्यूज़ में भी देखते होंगे, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, झंडे का साइज़, झंडे का जितना भी डिज़ाइन है, यानी कि जो उसकी कपड़े वगैरह का है या झंडे के अंदर प्रयोग होने वाले उस डंडे का जो साइज़ है, वो सारे के सारे एक लेवल के होते हैं, यानी कि समान लेवल के होते हैं। हर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र का सम्मान करने की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर एक तथ्य और सामने आता है, यदि किसी जुलूस में अर्थात किसी खेल प्रतियोगिता में झंडे को फहराना हो, तो वहाँ पर भारतीयों को अपने झंडे को सबसे आगे रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी प्रतिस्पर्धा में आपको झंडा लेकर भागना है, तो कोशिश करें अपने झंडे को सबसे आगे रखें। और जहाँ पर भी कोई प्रतियोगिता हो रही हो, वहाँ पर अगर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा हो, तो तिरंगे झंडा ऐसा होना चाहिए कि सबकी दृष्टि तिरंगे पर पड़े। अर्थात ये नहीं कि आगे प्रतियोगिता हो रही है और आपने तिरंगे को पीछे रखा हुआ, तिरंगे की तरफ नजर ही नहीं जा रही। नहीं, हमारी प्रतियोगिता से भी जो हमारे सम्मान का जो प्रतीक है वो हमारा तिरंगा है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक दर्शक की दृष्टि तिरंगे तक ज़रूर जानी चाहिए। तिरंगे का स्थान कम से कम इतना ऊंचा ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह की हमारी ये छोटी छोटी और मुख्य बातें हैं जो हमारे तिरंगे झंडे के विषय में लागू होती है। इनका सबको सम्मान करना चाहिए। और वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज कौन लगा सकता है, उसके बारे में बताया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष और नौसेना के अध्यक्ष, जितने भी उनके तीनों सेनाओं के अधिकारी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनी कार पर या अपने वाहन पर, जो भी वो वाहन प्रयोग करते हैं, उन पर लगा सकते हैं। तिरंगे को दिन के समय कब झुकाया जाता है? एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जब हमको तिरंगा झंडा झुकाना भी पड़ सकता है, लेकिन वो कब होता है? जब भारत में किसी राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी मंत्री की, किसी राज्य मंत्री की, किसी राज्यपाल की, किसी मुख्यमंत्री की इत्यादि की यदि मृत्यु हो जाए, इन व्यक्तियों में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तो यदि अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार से पहले तक हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जा सकता है। और अंतिम संस्कार के समय भी झंडे को फहराएंगे तो थोड़ा झुका कर ही फहराएंगे, सीधा खड़ा करके नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, हम किसी भी सामान को तिरंगे झंडे के साथ नहीं ढक सकते, ढककर नहीं रखना। हमारा तिरंगा झंडा है, कोई वस्त्र नहीं है, सामान्य वस्त्र नहीं है कि हम ढकेंगे। लेकिन अब बात आती है हम क्या चीज़ ढक सकते हैं। एक ऐसी भी विशेष परिस्थिति होती है जब हम तिरंगे झंडे के साथ कुछ ढक सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? जब कोई शहीद हो जाए, जब हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाए, तो उस सैनिक के शरीर को हम तिरंगे झंडे के साथ ढक सकते हैं। लेकिन तिरंगे झंडे को ढक ज़रूर देंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक नियम है। तिरंगे झंडे को केवल ढककर उस सैनिक के परिवार तक पहुंचा सकते हैं, उसके शमशान तक, कब्र तक इत्यादि, जो भी उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने की जगह वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां पर उस झंडे को, तिरंगे झंडे को, ना तो हमको कब्र के नीचे सैनिक के साथ में दबाना चाहिए। जब हम सैनिक को दफन करते हैं, कब्र में उसको दफनाते हैं, तो कब्र के नीचे तिरंगे झंडे को हम नहीं लेकर जाएंगे। तिरंगे झंडे को वहाँ हम उतार लेंगे, फिर तिरंगे झंडे को प्रवाहित कर देंगे। और दूसरा, जो चिता में सैनिक को जलाते हैं, तो चिता में भी सैनिक को जलाते हुए हम तिरंगे झंडे को जलाएंगे नहीं। उसके दाह संस्कार से पहले, चिता में सैनिक को जलाने से पहले तिरंगे झंडे को हम उठा लेंगे, उतार करके उसको प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ये नियम लागू होते हैं। तो सिर्फ इतना ही ढक सकते हैं। और यदि झंडा फट गया है, मैला हो गया है, या कोई और उसमें विकार आ गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसका भी एक तरीका है। यदि झंडे में किसी प्रकार की त्रुटि आ गई है, फट गया है, मैला हो गया है, तो उसको हमको प्रवाहित कर देना चाहिए, पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। या अगर पानी में प्रवाहित ना कर सकें, तो केवल एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति तिरंगे झंडे को किसी सुनसान जगह पर जला सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से जलाना सख्त मना है। वहाँ पर यह नियम लागू होता है, सार्वजनिक रूप से आप तिरंगे का जलाना, यह जो कार्य है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सिर्फ यह कार्य तब होगा यदि झंडा फट जाए या मैला हो जाए, या उसकी सिलाई मतलब बिखर जाती है, अलग हो जाती है, तब की परिस्थिति है। गंगा में विसर्जन कर सकते हैं, उचित सम्मान के साथ दफना भी सकते हैं। फिर आप उसको, यदि झंडा ख़राब हो जाता है, इस तरह का मैला होता है, फट जाता है, आप उसको दफना भी सकते हैं ज़मीन में। ठीक है, ये तिरंगे झंडे के समापन के मुख्य नियम हैं। अब आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक छोटी सी बात और बता देते हैं। भारतीय ध्वज के ऊपर भी एक भारत की पहली डाक टिकट बन चुकी है, जो डाक विभाग ने जारी की थी 21 नवंबर 1947। 21 नवंबर 1947 को विदेशी पत्राचार के लिए, सिर्फ और सिर्फ विदेशी पत्राचार के लिए, जो स्पीड पोस्ट, जो भी लेटर, जो भी डाक अगर आपको विदेश से बाहर भेजनी थी, तो उसके लिए उस समय 21 नवंबर 1947 को जो भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो डाक टिकट जारी की गई थी, वो लगाना अनिवार्य था, ताकि पहचान हो सके कि ये पोस्ट आई है तो इंडिया से आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने आपको हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आशा करता हूँ हर एक भारतीय को अपने तिरंगे के बारे में पूर्ण रूप से हर एक चीज़ का
ज्ञान होना ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति को इन बातों का ज़रूर ज्ञान हो। इसलिए हमने आपकी सेवा में आपके लिए यह वीडियो बनाने का प्रयास किया और अब हम आप सबसे आशा करते हैं आप इस वीडियो को आने वाले इस 15 अगस्त 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक या बाद में भी कभी भी निरंतर रूप से आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने राष्ट्र ध्वज का हर एक भारतवासी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक व्यक्ति को पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जिससे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है, ना तो हम अज्ञानता के कारण खुद करें और नियमों को जानने के बाद ना ही हम किसी दूसरे को करने दें। सिर्फ़ एकमात्र यही उद्देश्य हमारी वीडियो को बनाने का। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। तो आशा करता हूँ अपने भारत की सेवा में, अपने तिरंगे झंडे की सेवा में, इस तिरंगे झंडे की छाया में रहते हुए सभी भारतीय अपने आपसी भेदभाव, गलानी, मनमुटाव को भूलते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय बनते हुए, समस्त धर्मों को, समस्त जात पात के, समस्त ऊंच नीच के भेदभावों को मिटाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को केवल भारतीय मानते हुए इस राष्ट्र ध्वज का अपनी मृत्यु पर्यंत तक सम्मान करेंगे और हमारे राष्ट्र ध्वज की शान को कभी भी छोटा नहीं पड़ने देंगे। ऐसी हमारी आप सबसे विश्वास है, एक आस है। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।